नमस्ते दोस्तों, अगर आप आर्डिनो प्रोग्रामिंग सीख रहे हो या आपको समझना चाहते हैं ऑपरेटर्स और इफ एल्स जैसे कॉन्सेप्ट रियल प्रोजेक्ट में कैसे काम करते हैं, तो आर्डिनो ट्यूटोरियल सीरीज की ये वीडियो आपके लिए ही है। वैसे अगर आपने अभी तक इस ट्यूटोरियल सीरीज की पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो जरूर जाकर चेक कीजिए। उसमें मैंने डाटा टाइप्स और वेरिएबल को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। एक एलईडी ब्लिंकिंग प्रोजेक्ट के थ्रू बेसिक कंसेप्ट स्टोर करना चाहते हैं तो वो वीडियो मिस मत करना। लगभग 30 मिनट की इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे अर्थमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल और असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और आर्डिनो कोड में इनका यूज कैसे होता है। फिर हम देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट को स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और सबसे एक्साइटिंग पार्ट है इस वीडियो का, एक प्रैक्टिकल सॉइल मॉइस्चर इंडिकेटर प्रोजेक्ट, जिसमें हम सॉइल मॉइस्चर सेंसर का यूज करके देखेंगे कैसे रियल टाइम कंडीशन चेक करते हैं और सेंसर डाटा को कैसे रीड करते हैं। ये वीडियो सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक फुल प्रैक्टिकल गाइड है जो बिगनर्स के लिए परफेक्ट है। हर कॉन्सेप्ट को स्लो और क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है ताकि आपको डीप अंडरस्टैंडिंग मिले। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। Don't forget to subscribe. देते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं सेंसर को कैसे कनेक्ट किया गया है। सेंसर का जो सिग्नल पिन है वो A1 आर्डिनो की A1 पिन से कनेक्ट किया है। इसका जो ग्राउंड है आर्डिनो के ग्राउंड से कनेक्ट किया है। इसका जो पावर पिन है वो A0 से कनेक्ट किया है। हमारा A0 A1 एनालॉग पिन है। इन पिन्स को मैं डिजिटल पिन की तरह भी यूज कर सकता हूँ। तो अभी देखते हैं, यहाँ पे 5 एलईडीज यहाँ पे कनेक्ट किए गए हैं। 5 एलईडी D8, D9, D10, D11 एंड D12 इससे ये कनेक्ट किए गए हैं। बाकी इनका जो ग्राउंड पिन है वो कनेक्ट किया गया है एक रेजिस्टेंस की हेल्प से एंड जंपर वायर की हेल्प से। तो ये ब्रेड बोर्ड है, इसमें मैंने ये इस तरीके से कनेक्ट किया है। इसके बाद हम देखते हैं अब कोड को देखा गया है। तो इसमें सबसे पहला लाइन है इंटीजर मॉइस्चर इक्वल टू 0। इसका इसका मतलब है मैंने यहाँ पे एक मॉइस्चर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि इंटीजर टाइप का है। इसमें मैंने इनिशियली 0 वैल्यू को स्टोर करा दिया है। उसके बाद हमारा जो इस प्रोग्रामिंग का जो स्ट्रक्चर है उसमें बर्ड सेटअप एंड बर्ड लूप दो पार्ट होते हैं, जिसमें बर्ड सेटअप में मैंने जो इनिशियली मुझे जो सेटअप बनाना है उसमें मैं कोड लिखूंगा जो एक बार रन होता है। बाकी जो अपना है जो कोड को बार बार रन कराना है वो मैंने लिखा है इसमें बर्ड लूप में। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं बर्ड सेटअप। तो बर्ड सेटअप में सबसे पहला लाइन लिखा है सीरियल डॉट बिगिन। ये लाइन हमें सीरियल मॉनिटर से कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करता है। तो इसमें मैंने पहले सेटअप कर लिया है। इसका बॉड रेट है 9600। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है पिन मोड A0 आउटपुट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो A0 पिन है इससे हमारा सेंसर का पावर पिन कनेक्ट किया गया है, उसको मैंने एज ए आउटपुट डिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट है A1 इनपुट। A1 जो पिन है उससे हमारा जो सेंसर का सिग्नल पिन कनेक्ट है उसको मैंने एज ए इनपुट डिफाइन कर दिया, क्योंकि अभी हम सेंसर से डेटा रीड करने वाले हैं। उसके बाद सारा सभी जो एलईडीज का पिन है D8, D9, D10, D11 एंड D12 सभी को मैंने आउटपुट डिफाइन कर दिया है। इस तरीके से मैंने अपना जो सेटअप है वो कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद देखते हैं बर्ड लूप। तो बर्ड लूप में सबसे पहला जो लाइन है वो है डिजिटल राइट A0 हाई। इसका मतलब है कि डिजिटल राइट जो फंक्शन है उसकी हेल्प से मैं A0 पिन को पहले हाई कर रहा हूँ, जिससे हमारा जो सेंसर है वो ऑन हो जाएगा। उसके बाद मैंने 10 मिली सेकेंड का डिले लिया जिससे हमारा सेंसर स्मूथली ऑन हो जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो है मॉइस्चर इक्वल टू एनालॉग रीड A1। जो मॉइस्चर नाम का मैंने वेरिएबल जो डिक्लेयर किया था यहाँ पे, जो कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, उसमें मैं एनालॉग रीड फंक्शन की मदद से A1 पिन से जो सेंसर का डेटा है वो मैं रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस लाइन से हम जो सेंसर का डेटा है वो रीड करेंगे। तो इस लाइन को थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मॉइस्चर इक्वल टू एनालॉग रीड A1। तो जो मॉइस्चर सेंसर होता है वो सॉइल के में मॉइस्चर के लेवल के अकॉर्डिंग हमें एक वोल्टेज प्रोवाइड करता है। तो एनालॉग रीड फंक्शन है वो A1 पिन से जो इलेक्ट्रिकली सिग्नल है उसको रीड करेगा और हमें आउटपुट के रूप में एक रेंज देता है 0 से लेकर 1023, जो कि एक इंटीजर नंबर्स का रेंज है 0 से लेकर 1023। ये रेंज सेंसर पे भी डिपेंड करता है अकॉर्डिंग, जैसे कि अभी मैं जो सेंसर यूज कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट में
उसका रेंज आ रहा है 0 से लेकर 872। तो इस तरीके से मॉइस्चर नाम का जो वेरिएबल है उसमें एनालॉग रीड फंक्शन की मदद से हम इस रेंज को अभी स्टोर कराने वाले हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपने कोड को आगे लिखेंगे। इसके बाद है डिजिटल राइट A0 लो। अभी क्या है कि जो हमारा जो सेंसर है उसका जो मेटल कोरोजन को बचाने के लिए A0 जो पिन है जिससे हमारा सेंसर को पावर मिल रहा है उसको मैं अभी बंद कर दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट लाइन है सीरियल डॉट प्रिंट मॉइस्चर। तो ये इस लाइन में मैंने जो मॉइस्चर में जो वैल्यू था मॉइस्चर नाम के वेरिएबल में वो मैंने सीरियल मॉनिटर में प्रिंट कराने के लिए लाइन लिखा है। नेक्स्ट है अभी डिजिटल राइट फंक्शन की मदद से सभी एलईडी को मैंने अभी लो करके रखा है। इनिशियली सारी एलईडी अभी ऑफ रहेंगी। उसके बाद है हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर इफ। अभी इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। उसके बाद उसके पहले इसमें जो अंदर लिखा हुआ कंडीशन है उसको पहले देखते हैं। इसमें लिखा है मॉइस्चर लेस देन 200। मॉइस्चर नाम का जो वेरिएबल है उसमें एक वैल्यू आ चुकी है ऑलरेडी, मैंने इस लाइन में मैंने रीड कर ली है। वो वैल्यू मान लेते हैं 2 से अगर छोटा होता है तो ये वाला ब्लॉक हमारा चलेगा। इस वजह से ये वाला कंडीशन लिखा हुआ। इसमें जो लेस देन लिखा है इसको हम एक ऑपरेटर बोलते हैं। तो चलिए पहले हम सारे ऑपरेटर्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम इस फर्दर इस प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। ऑपरेटर्स सिंबल होते हैं जो दो वैल्यू मान लीजिए ए एंड बी के बीच में ऑपरेट करते हैं और एक स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। मान लीजिए मुझे ए और बी का मल्टीप्लाई करना है तो हम लिखेंगे ए एस्ट्रिक। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेट्रिक ऑपरेटर जो वो ऑपरेटर्स होते हैं जिससे हम मैथमेटिकल कंप्यूटेशन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। और ये जो बाकी तीन है ये थोड़े स्पेशल टाइप के अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं जिसमें एक रिमाइंडर है, डिक्रीमेंट, एक इंक्रीमेंट। तो सबसे पहले मान लीजिए अगर मुझे कोई दो नंबर को ऐड करना है तो हम लिख देंगे ए प्लस बी। सब्ट्रैक्ट करना है तो ए माइनस बी। अगर डिवीजन करना है तो हम इस तरीके से लिखेंगे और अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं। और हमें मान लीजिए इनका जो वैल्यू आएगा वो हम किसी थर्ड तीसरे वेरिएबल में हम स्टोर भी करा सकते हैं और उसको हम एज अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। अभी देखते हैं ये रिमाइंडर, डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट इन ऑपरेटर्स का क्या मीनिंग है। जो हमारा रिमाइंडर ऑपरेटर है वो क्या करता है, मान लीजिए हमारा ए में कोई वैल्यू 5 स्टोर है और बी में कोई वैल्यू 2 है। तो क्या करेगा अगर मैं लिखूँ ए परसेंटेज बी और मैं इसका वैल्यू एक थर्ड सी नाम के वेरिएबल में स्टोर कराना चाहता हूँ तो सी में हमारा वैल्यू आएगा जो ये क्या करेगा पहले 5 को 2 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा वो हमें किस में स्टोर मिलेगा, सी में। तो अभी हमारा रिमाइंडर बचेगा 1। तो हमारा ये परसेंटेज बी का मीनिंग हो गया कि ए को बी से डिवाइड करेंगे तो उसमें जो रिमाइंडर बचेगा वो सी में स्टोर कर देंगे, यानी कि जो परसेंटेज ऑपरेटर हमें रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। उसके बाद है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट का क्या मतलब है, मान लीजिए किसी वेरिएबल में हमारा वैल्यू मान लीजिए इसमें 5 स्टोर है। अभी हमें क्या करना है, इसको इस वैल्यू को मुझे एक से एक यूनिट कम करना है। ए माइनस माइनस लिखेंगे तो हमारा जो वैल्यू होगा वो अगला वैल्यू हो जाएगा 4, यानी कि एक से वैल्यू को कम करता है। ऐसे ही सिमिलरली जो हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है प्लस प्लस लिख देंगे यानी कि ए प्लस प्लस। इसका मतलब हो जाता है कि हमारा जो ए में वैल्यू है उसको एक से बढ़ा दिया जाए। मान लीजिए अभी हमने यहाँ से एक वैल्यू डिक्रीज किया फिर हम फिर से एक वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 5। तो ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है उसका अगर सिंपली समझना चाहें तो डिक्रीमेंट का मतलब है एक वैल्यू कम करना और इंक्रीमेंट का मतलब है कि हमें एक वैल्यू वो बढ़ा सकते हैं। चलिए इसको प्रोग्राम करके भी देख लेते हैं। कहते हैं सबसे पहले एडिशन को। यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, ए 13 है, बी 5 है। और एक तीसरे वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर लेते हैं, सी नाम के वेरिएबल को, जिससे हम उसमें वैल्यू को स्टोर करा सकें। तो अभी देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके। तो हमारा जो ए का वैल्यू था 13, बी में वैल्यू था 5, फाइनली हमें मिल गया है 18। क्योंकि मैंने यहाँ पे सीरियल डॉट प्रिंट से सहायता से हमने सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट कर लिया। सी इक्वल टू ए प्लस बी से मैंने इसका एडिशन कर लिया और सी को मैंने यहाँ पे सीरियल डॉट प्रिंट लाइन की मदद से यहाँ पे प्रिंट करा लिया सीरियल मॉनिटर पे। तो इस तरीके से हम अपना छोटा सा प्रोग्राम है और मैं एक बार ही रन कराना चाह रहा हूँ इसलिए मैंने इसको वर्ड सेटअप में लिखा और वर्ड लूप को मैंने अभी इग्नोर करके रखा। इस तरीके से मैंने एडिशन किया है। ऐसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमें रिमाइंडर ऑपरेटर को फंक्शनल देखना है कैसे कर सकते हैं तो हम यहाँ पे परसेंटेज लिखेंगे
अभी हम फिर से इसको रन करेंगे प्रोग्राम को, तो मुझे मिलेगा 3, क्योंकि 13 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर बचता है 3। तो इस तरीके से हमें रिमाइंडर मिल गया। मान लीजिए हमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर को अभी देखना है, ए का वैल्यू मुझे 1 से बढ़ाना है, तो हम लिख देंगे ए प्लस प्लस, और हमें यहाँ पे ए को प्रिंट करा लेंगे। तो अभी ए का वैल्यू 13 है, अभी ए का वैल्यू आ जाएगा 14। हाँ, तो हमारा ए का वैल्यू 14 मिल गया। इसी तरीके से हम ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर का मतलब है कि अगर हम किसी दो वैल्यू के बीच में हम कंपैरिजन कराना चाहते हैं तो इन ऑपरेटर का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं लिखना चाहता हूँ ए ग्रेटर देन बी, यानी कि मैं इन वैल्यू को कंपेयर कर रहा हूँ कि ए बी से बड़ा है या छोटा है। तो इसका जो आउटपुट होता है वो हमेशा एक ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा, यानी कि कोई एक बूलियन वैल्यू मिलता है। ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0, यानी कि या तो इसका आउटपुट 1 होगा या तो इसका आउटपुट 0 होगा। इस तरीके से हम एक कंपैरिजन ऑपरेटर की मदद से हम कंडीशंस को लिख सकते हैं। तो ये कंडीशन लिखने के लिए यूज किए जाते हैं। क्योंकि वन बाई वन इन ऑपरेटर्स को देख लेते हैं। सबसे पहला है इक्वल टू। ए इक्वल टू अगर बी लिखेंगे तो हमें साइन ये चेक करेगा कि ए बी के बराबर है या नहीं। अगर बराबर होगा तो मुझे मिलेगा ट्रू, और अगर बराबर नहीं होगा तो मुझे मिलेगा फॉल्स। इस तरीके से ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, इतने टाइप के जो ऑपरेटर्स हैं इनका यूज करके हम एक बढ़िया सा एक कंडीशंस लिख सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो इनको वन बाई वन कोड करके भी देख लेते हैं। मान लीजिए अभी इसी प्रोग्राम में मैं अभी इसको लिख देता हूँ सी इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी। तो इसका मतलब हो गया, अगर हम सी को प्रिंट कराएंगे तो ए ग्रेटर देन बी, यानी कि ए का वैल्यू 13 है, बी 5 है, तो हमारा ए ग्रेटर देन बी हो गया ट्रू। तो ट्रू का मतलब है हमारा जो वैल्यू है वो सी में क्या स्टोर होगा, 1। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। यस, हमारा सी का वैल्यू अभी क्या हुआ है, 1। मान लीजिए कंडीशन फॉल्स हो जाता है, हम इसको लिख देते हैं ए लेस देन बी। तो अभी रन करके देखते हैं, तो हमारा वैल्यू 0, क्योंकि हमारा ये कंडीशन हो गया फॉल्स, तो हमारा सी में वैल्यू आया 0। तो इस तरीके से ये लॉजिकल ऑपरेटर्स वो सॉरी कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज कर सकता है। नेक्स्ट है बूलियन और लॉजिकल ऑपरेटर। बूलियन और लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं दो कंडीशन को कंबाइन करने के लिए। मान लीजिए हमारा एक कंडीशन है ए ग्रेटर देन बी। इसका दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो ये ट्रू होगा या तो ये फॉल्स होगा। और एक दूसरा कंडीशन है हमारा ए लेस देन बी। तो ये हमारा या तो ट्रू होगा एक समय में, या तो एक समय में ये फॉल्स होगा। इन दोनों को कंबाइन करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। तो ये बेसिकली ये तीन तरीके के ऑपरेटर्स हैं जो लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरह यूज किए जाते हैं। तो इसमें से वन बाई वन एक एक करके अभी इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले है एंड लॉजिकल ऑपरेटर। तो एंड का जो साइन डबल साइन अगर ऐसे हम लिखेंगे तो ये हमारा होता है एंड ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर कैसे काम करता है इसको पहले देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई दो कंडीशन है ए बी, और इसका आउटपुट हम सी में स्टोर कराना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए हमने पहला कंडीशन ट्रू है, दूसरा कंडीशन भी ट्रू है, तो एंड ऑपरेटर हमें रिजल्ट देगा ट्रू। और हमें ए ट्रू है, बी फॉल्स है, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा फॉल्स। अगर मान लीजिए हमारा ए फॉल्स है, बी ट्रू है, तो भी हमें रिजल्ट मिलेगा फॉल्स। मान लीजिए हमारा दोनों कंडीशन फॉल्स है, तो हमें मिलेगा फॉल्स। यानी कि यहाँ पे जो ट्रू का मतलब है 1, फॉल्स का मतलब है 0। इस तरीके से दो कंडीशन को हम कंबाइन करके उसका आउटपुट क्या मिलने वाला है वो इस तरीके से हम इस टेबल की मदद से हम देख सकते हैं। इस टेबल को हम ट्रुथ टेबल भी बोलते हैं। अब चलिए देख लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की क्या ट्रुथ टेबल होगी। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने दो कंडीशन को ऐसे लिखा, और सी में इसके वैल्यू को हम आउटपुट के, यानी कि सी नाम का जो वेरिएबल है उसमें इसके आउटपुट को स्टोर करा रहे हैं। मान लीजिए मैंने दोनों कंडीशन पहले इनिशियली ट्रू हो जाती हैं, तो हमारा और ऑपरेटर ट्रू देता है। अगर ए हमारा ट्रू है, बी अगर फॉल्स है, तो हमें मिलेगा ट्रू। यानी एक भी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो हमें ये ट्रू देता है। और मान लीजिए पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तो भी हमें क्या है, ये ट्रू देगा। दोनों कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती हैं तो इस केस में हमें ये फॉल्स देगा। तो इसमें दोनों ऑपरेटर को कंपेयर करें, तो हमारा जो दोनों जो एंड ऑपरेटर है, अगर दोनों कंडीशन अगर हमारा ट्रू होगा तो उस केस में मुझे ट्रू आउटपुट देगा। और इस प्रकार अगर हमारा जो और ऑपरेटर है दोनों कंडीशन अगर फॉल्स होगी
उसी केस में हमें फॉल्स देगा, बाकी केसेस में हमें क्या ट्रू वैल्यू देता है। नॉट ऑपरेटर का मतलब होता है जो भी हमारा जैसे कोई कंडीशन ट्रू है और उसमें हम नॉट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा फॉल्स। अगर कोई कंडीशन फॉल्स है तो उसको अगर हम अप्लाई करेंगे नॉट नॉट ऑपरेटर को तो हमें मिलेगा ट्रू, यानी कि ये अपने जो कंडीशन है उसको ये अपोजिट कर देता है। तो इस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर को भी देख सकते हैं। चलिए इसका एक कोड में भी करके हम एक एग्जांपल को समझ लेते हैं। तो इसके लिए मैं डिफाइन करता हूँ एक वेरिएबल को और दो वेरिएबल को और डिफाइन कर लेता हूँ, डी एंड एफ। इसमें इनिशियली जीरो वैल्यू को मैं स्टोर कर लेता हूँ। यहाँ पे पहला कंडीशन मैंने लिखा ए लेस देन बी, इसको बना रहने देते हैं। दूसरा कंडीशन में लिख रहा हूँ डी इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी। से मैंने लिखा, तो यहाँ पे समझ लेते हैं पहले। ए बी सी डी और एफ इतने सारे वेरिएबल मैंने डिफाइन किए क्योंकि मुझे ये कंडीशन लिखने के लिए यूज करना है। तो सबसे पहले मैंने कंडीशन लगा सी इक्वल टू ए लेस देन बी। तो ये हमारा जो कंडीशन है ए लेस देन बी, ये हमारा कंडीशन है फॉल्स, क्योंकि हमारा ए का वैल्यू 13 है, बी का वैल्यू 5 है, तो हमारा ए बी से बड़ा है, तो ये वाला कंडीशन हो गया फॉल्स। और नेक्स्ट कंडीशन मैंने लिखा ए ग्रेटर देन बी, तो ये वाला कंडीशन हो गया हमारा ट्रू। तो सी में आ गया हमारा जीरो, डी में आ गया हमारा वन। तो इन दो कंडीशन का जो आउटपुट है उसको हम कंबाइन करना चाह रहे हैं एंड ऑपरेटर से, यानी कि दो बार हम इस तरीके से लिखेंगे एंड, तो हमारा जो ऑपरेटर है वो एंड ऑपरेटर की तरह काम करेगा। तो ई में जो वैल्यू है फाइनली हमारा क्या आने वाला है, जैसे कि अभी ट्रुथ टेबल से देखेंगे, एक कंडीशन अगर फॉल्स हो एक कंडीशन ट्रू हो, हमारा एंड ऑपरेटर देता है फॉल्स। तो इसको भी रन कर दे देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ एरर आया है, की वाज नॉट डिक्लेयर, सॉरी। ये हमारा एफ नाम का वेरिएबल पहले से है, तो इसको हम एफ की तरह हम एफ में लेंगे वैल्यू। यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे एफ को। तो हमारा वैल्यू अभी क्या है, जीरो, क्योंकि हमारा जो ये कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन ट्रू है, तो हमारा वैल्यू आ गया फॉल्स फॉल्स। मान लीजिए दोनों कंडीशन को मैं ट्रू कर देता हूँ, तो लिख देते हैं ए नॉट इक्वल टू बी। ये दोनों कंडीशन अभी ट्रू हो गई, तो इसको अभी आउटपुट आने वाला है ट्रू। तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो फाइनली हमें वन मिल गया, इसका मतलब ये ट्रू है। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं और ऑपरेटर को भी। तो यहाँ पे और ऑपरेटर को लगाएंगे, तो अभी दोनों कंडीशन हमारा ट्रू है, तो हमारा फाइनल रिजल्ट ट्रू आने वाला है। तो अभी देखते हैं इसको रन करके। फाइनली हमारा आ गया है ट्रू। ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे कंडीशन फॉल्स हो जाता है फिर भी हमें ये क्या देने वाला है, ट्रू, क्योंकि हमारा जो ट्रुथ टेबल है उसके अकॉर्डिंग हम इसको देख सकते हैं। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, वन, क्योंकि हमारा एक कंडीशन ट्रू है, ये वाला फॉल्स है। तो हमारा और ऑपरेटर क्या करता है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू होता है तो हमें रिटर्न में ट्रू वैल्यू को देता है। इस तरीके से हम लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से दो कंडीशन को कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन बना सकते हैं या कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू अपर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज होता है किसी भी वैल्यू को हम वेरिएबल में असाइन करने के लिए इसको यूज करते हैं। मान लीजिए मैं लिखता हूँ ए इक्वल टू 5, तो हमारा ये ए को ए में 5 को असाइन किया गया, यानी कि ए वेरिएबल में मैं 5 को जो 5 वैल्यू उसको मैं स्टोर करा रहा हूँ। तो इसमें अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर पहला जो कि अभी मैंने यहाँ बताया। उसके बाद बेसिक अरिथमेटिकल ऑपरेटर है, उनको अगर हमें असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ कंबाइन करते हैं तो ये हमें कहलाते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इनका क्या मीनिंग होता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ए प्लस इक्वल टू बी। इसका मतलब है मान लीजिए मैंने ए इक्वल टू 5 लिया है, बी इक्वल टू 6 लिया है, तो इसका मतलब हुआ ए इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि इस स्टेटमेंट का ये मीनिंग हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा, ए की वैल्यू कितना है 5, बी का वैल्यू कितना है 6, तो हमारा हो जाएगा ए का वैल्यू 11। इसी तरीके से हम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और ये इसको डिकोड कर सकते हैं। इस तरीके से जो वैल्यू लिखा रहेगा उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए वन बाई वन इन काम में देख लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे करने वाला हूँ ए इक्वल टू ए प्लस इक्वल टू बी, बाकी को हटा देंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम ए को प्रिंट कराएंगे।
तो अभी हमारा वैल्यू कितना मिलेगा, 13 + 5 यानी 18। इस तरीके से हमारा ये 18 मिल गया है। तो इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम में एक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम अपने मेन प्रोग्राम पे आ जाते हैं और देखते हैं अगला नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है। नेक्स्ट इसमें है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो सबसे पहले मैं कॉन्सेप्चुअली इफ़ क्या होता है, एल्स क्या होता है, एल्स इफ़ क्या होता है, इसको पहले समझ लेते हैं, तब इस ब्लॉक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है इफ़ स्टेटमेंट। तो इफ़ स्टेटमेंट है उसको हम कंट्रोल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। स्टेटमेंट के अंदर एक कंडीशन होता है, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग ही के अंदर इसका बॉडी है वो एग्जीक्यूट करता है। अगर हमारा कंडीशन ट्रू होता है, अगर कंडीशन हमारा फॉल्स है तो हमारा ये बॉडी इसको स्किप कर देगा। तो चलिए इसको एक फ्लो चार्ट की मदद से समझने का थोड़ा कोशिश करते हैं। तो इसमें देख सकते हैं, मान लीजिए हमारा जो इफ़ के अंदर का कंडीशन है वो ट्रू हो जाता है, तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 3 और स्टेटमेंट नंबर 4 रन करेंगे और हमारा प्रोग्राम आगे इस तरीके से आगे बढ़ जाएगा। और अगर मान लीजिए हमारा जो कंडीशन फॉल्स होता है तो हमारा डायरेक्ट यहाँ पे चला जाएगा और हमारे जो स्टेटमेंट नंबर 3 और 4 है उनको ये स्किप कर देगा। और यहाँ पे जो कंडीशन है, हम किस चीज़ को कंडीशन बोलेंगे, हमारा जो बूलियन एक्सप्रेशन है बाद ट्रू या फॉल्स वैल्यू देते हैं उसको हम एक एज ए कंडीशन यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा है ए ग्रेटर देन बी, तो इसका दो ही बेसिक आउटपुट हो सकते हैं, या तो ये ट्रू होगा या तो ये फॉल्स होगा। इस तरीके की एक्सप्रेशन को मैं कंडीशन की तरह यूज कर सकता हूँ, जिसका वैल्यू दो वैल्यू हो, या तो ट्रू हो या फॉल्स हो। नेक्स्ट है इफ एल्स स्टेटमेंट। इसका सबसे पहले देख लेते हैं इसका फ्लो चार्ट। इसमें क्या होता है, इफ के अंदर जो कंडीशन है अगर वो ट्रू हो जाता है तो हमारा लेकिन इस तरीके से ये पाथ फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा, यानी कि हमारा जो कंडीशन का अगर ट्रू होता है तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट नंबर 3 स्टेटमेंट नंबर 4 एग्जीक्यूट होंगे और उसके बाद जो एल्स ब्लॉक है वो रन नहीं होगा, और उसके बाद हमारा कंट्रोल चला जाएगा स्टेटमेंट नंबर 7 में और हमारा आगे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। मान लीजिए हमारा जो स्टेट में अगर हमारा जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाता है तो हमारा जो स्टेटमेंट नंबर 3 और 4 को ये स्किप कर देगा और हमारा जो फ्लो है वो इस तरीके से स्टेटमेंट नंबर 5 6 को एग्जीक्यूट करते हुए स्टेटमेंट नंबर 7 की तरफ बढ़ जाएगा। यानी कि हमारा ये प्रोग्राम ऐसे आते हुए यहाँ से ये स्किप कर देगा और हमारा जो एल्स का जो बॉडी है उसके अंदर जो स्टेटमेंट नंबर 5 और 6 को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद हमारा चला जाएगा स्टेटमेंट नंबर 7 और उसके बाद आगे प्रोग्राम बढ़ जाएगा। इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम में इफ़ एल्स का यूज करके हम अपने प्रोग्राम में इस तरीके से दो पाथ को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट अगला वर्जन है इफ़ एल्स इफ़। इसमें क्या है कि हमारा जो इफ़ के अंदर एक कंडीशन है, उसका एक बॉडी है, उसके बाद हम एल्स ब्लॉक है, एल्स ब्लॉक के अंदर भी एक कंडीशन दिया गया है, यानी कंडीशन नंबर 2। तो इसको कैसे हम देख सकते हैं, इसको फ्लो चार्ट की मदद से हम इसको समझते हैं कि इसको कैसे देख सकते हैं। इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए हमारा जो कंडीशन नंबर 1 ट्रू होता है तो हमारा ये वाला पाथ फॉलो करेगा और स्टेटमेंट नंबर 3 और 4 को एग्जीक्यूट करेगा और हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ के ये स्टेटमेंट नंबर 7 को एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। उसके बाद मान लीजिए हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाता है, तो हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो हमारा इस तरीके से ये पाथ फॉलो करेगा, यानी कि यहाँ से कंट्रोल आके यहाँ पे आ जाएगा। और इसमें फर्दर हमारा कंडीशन नंबर 2 है उसको चेक करेगा, मान लीजिए वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा ये वाला पाथ फॉलो करेगा और हमारा स्टेटमेंट नंबर 5 और 6 को एग्जीक्यूट होगा और हमारा प्रोग्राम आगे स्टेटमेंट नंबर 7 की तरफ इस तरीके से बढ़ जाएगा और ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। मान लीजिए हमारा कंडीशन नंबर 2 ट्रू सॉरी फॉल्स हो जाता है तो हमारा ये वाला पाथ फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाएगा, यानी कि हमारा ये क्या होगा, यहाँ से एग्जीक्यूट होगा, यहाँ से जो कंट्रोल है यहाँ पे जंप करके सीधा स्टेटमेंट नंबर 7 पे आ जाएगा। हमारा ये स्टेटमेंट भी अब रन नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 3 पाथ को डिफाइन कर दिया है इफ़ एल्स इफ़ ब्लॉक की मदद से। तो इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम के जो फ्लो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इफ़ एल्स स्टेटमेंट को कंबाइन करके हम एक कॉम्प्लेक्स लॉजिक बना सकते हैं। तो चलिए इसमें जो प्रोग्राम में जो दिया गया है इफ एल्स स्टेटमेंट है, इस ब्लॉक को थोड़ा समझते हैं डिटेल में। तो इसमें मैंने यहाँ पे बोर्ड पे इसको कॉपी कर लिया है एज इट इज। तो इसमें वन बाई वन इसको समझते हैं। इसमें क्या हो रहा है, रेड एलईडी है वो हमारा 12 नंबर पिन से कनेक्ट है, ऑरेंज हमारा 11 नंबर से कनेक्ट है, येलो हमारा 10 नंबर से, और हमारा ग्रीन इस तरीके से 9 और 8 से कनेक्ट है। तो हमारा मान लीजिए जो हमारा मॉइस्चर नाम का जो वेरिएबल है उसमें हमारा जो एनालॉग रीड नाम का जो फंक्शन है हमारा एनालॉग रीड,
वो हमारा A1 पिन से वैल्यू को रीड कर रहा है, तो वो हमारा वैल्यू आ रहा है मॉइस्चर नाम के वेरिएबल में। तो मान लीजिए हमारा जो मॉइस्चर का जो एनालॉग रीड अगर हमारा वैल्यू रीड करेगा, तो इस तरीके से मैंने इसको रेंज में कैटेगराइज कर दिया है। तो मान लीजिए हमारा जो मॉइस्चर नाम का वेरिएबल है उसमें कोई वैल्यू आ जाता है जो 0 से लेकर 200 के बीच में हो, तो हमारा क्या होगा, जो इफ़ के अंदर का जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगा। तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो हमारा रन होगा, तो उसमें हमारा जो पिन नंबर 12 है वो हाई हो जाएगा, यानी रेड कलर का जो एलईडी है वो हमारा ऑन हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए हमारा जो वैल्यू है वो 200 से 400 के बीच में आता है, तो हमारा ये वाला कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, और हमारा इफ से जाके सीधा चला जाएगा एल्स में। तो एल्स के अंदर जो बॉडी है इसका, यहाँ से लेकर देख सकते हैं, जो हमारा ब्लू, ये हमारा जो ब्लू कलर का जो बॉडी है वो हमारा एल्स जो स्टेटमेंट है उसका बॉडी है। तो इसके अंदर सबसे पहला कंडीशन क्या है, इफ़ मॉइस्चर लेस देन 400, तो इसका मतलब ये हमारा कंडीशन ट्रू हो गया, और हमारा जो 11 नंबर पेन है वो हाई हो जाएगा और ऑरेंज कलर का एलईडी हमारा ऑन हो जाएगा। मान लीजिए हमारा जो वैल्यू है वो 400 से 600 के बीच में आ जाता है, तो ये वाला कंडीशन भी हमारा फॉल्स हो जाएगा, और हमारा जो कंट्रोल है वो इस वाली एल्स स्टेटमेंट की तरफ आ जाएगा। इस एल्स स्टेटमेंट की देख सकते हैं, जो येलो कलर का ब्रैकेट है यहाँ से यहाँ तक इसका बॉडी है। इसके अंदर सबसे पहला कंडीशन है लेस देन 600, तो हमारा 400 से 600 के बीच में वैल्यू है, तो ये कंडीशन हमारा हो गया ट्रू। तो हमारा जो जो हमारा जो 10 नंबर पेन है वो हाई हो जाएगा, और इससे जुड़ा हुआ एलईडी, येलो कलर का जो एलईडी है वो हमारा ऑन हो जाएगा। मान लीजिए हमारा जो वैल्यू है वो 600 से 800 के बीच में आ जाता है, तो ये वाला कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया, और ये वाला भी हमारा अभी स्टेटमेंट नहीं चलेगा, और हमारा कंट्रोल आ जाएगा इस वाले एल्स स्टेटमेंट में। इसका जो ब्रैकेट है वो देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ ग्रीन कलर का जो ब्रैकेट है ये इसका बॉडी है। इसमें सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो हमारा है मॉइस्चर लेस देन 800, यानी कि हमारा ये वाला कंडीशन इस रेंज में रहेगा, तो ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा, और हमारा 9 नंबर जो पिन है वो हाई हो जाएगा, उससे जुड़ा हुआ जो ग्रीन कलर का एलईडी है वो हमारा ऑन हो जाएगा। मान लीजिए हमारा वैल्यू अब 800 से ज़्यादा हो जाता है, तो ये वाला कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया, ये स्टेटमेंट भी नहीं चलेगा, और हमारा जो कंट्रोल है वो इस वाले एल्स स्टेटमेंट की तरफ आ जाएगा। अब क्या होगा, जो 8 नंबर जो एलईडी है वो हाई हो जाएगा, और हमारा जो प्रोग्राम है आगे बढ़ जाएगा। इस तरीके से चीज़ का यूज करके हम सॉइल में कितना मॉइस्चर है उसको मैं इंडिकेट कर सकता हूँ। अभी इस प्रोग्राम को इस आर्डिनो में अपलोड करके इसको हम थोड़ा डेमोस्ट्रेट करके देख लेते हैं। तो अभी हमारा सीरियल मॉनिटर में देखते हैं वैल्यू, हमारा वैल्यू अभी 0 है। इस स्लाइडर की मदद से मैंने अभी वैल्यू को 0 सेट किया, तो इस वजह से हमारा जो रेड कलर का एलईडी है वो ग्लो कर रहा है, क्योंकि हमारा जो वैल्यू है वो 200 से नीचे है। मान लीजिए हम इसका वैल्यू कर देते हैं 200 से ऊपर। 200 से ऊपर हो गया, हमारा जो वैल्यू है तो हमारा जो पिन नंबर 11 है वो हाई हो गया, तो हमारा ऑरेंज कलर का एलईडी ऑन हो गया। इसको और आगे करते हैं हम, अब 400 से ऊपर ले जाते हैं, तो 400 से ऊपर ले जाएंगे तो हमारा येलो कलर का एलईडी ऑन हो गया। इसको और आगे हम बढ़ाते हैं वैल्यू, तो हमारा जो वैल्यू है वो 600 से ऊपर हो गया, तो हमारा जो 9 नंबर पिन है वो अपना हाई हो जाएगा। और इसको अभी और बढ़ाते हैं, 800 से ऊपर ले जाते हैं इस वैल्यू को, तो हमारा जो 8 नंबर पिन है वो हाई हो गया, और ब्लू कलर का एलईडी ऑन हो गया। इस इसका हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। मान लीजिए अभी हमारा वैल्यू आ रहा है 855, तो अभी हम इसको जैसे ही कम करेंगे तो 855 से ये नीचे गया, जैसी वैल्यू होगा तो हम ये ग्राफ को भी प्लॉट करके इसमें देख सकते हैं। इससे हम अपने प्रोग्राम को समझ सकते हैं और डिबग कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको ये कुछ चीज़ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।